Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we will be covering the part 2 of our first chapter, that is NCC at a glance, and in this we will be covering the topics like NCC organization, structure of NCC, units, NCC division including SD, SW, JD and JW, Directorate of NCC, then NCC staff, training into NCC including camp training, social services, YEP, and at the end, adventurous activity into NCC. So, let's continue with our very first topic, that is NCC organization. इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से पूरी एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके हेड क्वार्टर से कंट्रोल किया जाता है, और एनसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले जो एनसीसी के हेड क्वार्टर में जो एनसीसी को कंट्रोल करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीजी ऑफ एनसीसी और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। उनकी रैंक यूजुअली लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। डीजी की रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। डीजी ऑफ एनसीसी के बाद उनको 7 और ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं। उन 7 ऑफिसर्स में से 2 ऑफिसर जिनको हम एडीजी बोलते हैं, डेट इज़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनकी रैंक मेजर जनरल की होती है या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक नेवी एंड एयरफोर्स में। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि नेवी एंड एयरफोर्स में मेजर जनरल की इक्विवेलेंट रैंक कौन कौन सी है, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद 5 और ऑफिसर्स जो डीजी को असिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं डीडीजी, डेट इज़ डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल की रैंक होती है ब्रिगेडियर या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ब्रिगेडियर की रैंक एयरफोर्स में एंड नेवी में इसके इक्विवेलेंट कौन सी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डीजी आते हैं एंड डीजी को 5 ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं, जो कि 2 एडीजी हो गए, डेट इज़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और 5 हमारे डीडीजी हो गए, डेट इज़ डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल। हमारे डीजी की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, देन हमारे एडीजी की रैंक होती है मेजर जनरल, एंड डीडीजी की रैंक होती है ब्रिगेडियर या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रैंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, और वहीं से एनसीसी की जो सारी एक्टिविटीज़ है डीजी एनसीसी से वहीं से कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट, एनसीसी डे जो कि हमने रिसेंटली नवंबर में सेलिब्रेट किया था, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4th संडे ऑफ नवंबर। जो लास्ट संडे होता है नवंबर का 4th संडे, उसमें हम लोग एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। और एनसीसी डे इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट एनसीसी जब स्टेब्लिश हुई थी 15 जुलाई 1948 में, उस दिन हमारी पहली एनसीसी यूनिट रेज हुई थी, पहली एनसीसी यूनिट एग्जिस्टेंस में आई थी। और किसने उसका इनॉग्रेशन किया था, किसने उसको शुरू किया था? दैट इज़ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लेट जवाहरलाल नेहरू जी ने एनसीसी यूनिट, पहली यूनिट को इनॉग्रेट किया था। तो इस वजह से हम लोग हमेशा 4th संडे ऑफ नवंबर को एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड रिसेंटली हमने 22 नवंबर 2020 को अपना 72nd रेजिंग डे ऑफ एनसीसी सेलिब्रेट किया। तो हो सकता है आपके बी सर्टिफिकेट में या सी सर्टिफिकेट में ये क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली हमने कौन सा एनसीसी डे मनाया, कौन सी सेलिब्रेशन की? तो वो था 72nd रेजिंग डे ऑफ एनसीसी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर एनसीसी डे। उसके बाद हमारी एनसीसी जो इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स में डिवाइडेड है। 17 डायरेक्टरेट्स क्यों? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि 28 स्टेट्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो मिलके एक डायरेक्टरेट फॉर्म करती है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ को मिला के हमारी 17 डायरेक्टरेट्स बनते हैं। तो 17 डायरेक्टरेट्स जो हैं उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं? मेनली स्टेट कैपिटल में होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी के कैपिटल में होते हैं, और इनको हेड करते हैं ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर। कौन करते हैं? ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर।
उसके बाद हमारी जो डायरेक्टरेट्स हैं वो सब डिवाइडेड होती हैं किसमें, ग्रुप्स में। तो जो ग्रुप्स हैं वो हमारे 2 से लेकर 14 तक होते हैं, डेट इज़ 2 to 14। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरेट्स हैं बहुत छोटी हैं साइज़ में, जिसमें एनसीसी कैडेट बहुत कम एनरोल्ड है, तो उनके मैक्सिमम ग्रुप्स कितने होंगे, 2। और बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ वाली, उसमें काफ़ी यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स आते हैं, तो इसमें 2 to 14 तक वेरी कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ग्रुप को हेड कौन करता है, वो करते हैं एक ऑफिसर जिनकी रैंक होती है कर्नल या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि कर्नल के एयरफोर्स एंड नेवी में इक्विवेलेंट रैंक कौन कौन सी होती है, ठीक है। सो हमारे जो डायरेक्टरेट्स हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स में, और ग्रुप को हेड करते हैं हमारे कर्नल। उसके बाद फिर से जो ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं वो होते हैं यूनिट्स में। यूनिट्स कितनी हो सकती है, 5 से लेकर 7 तक। जो ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड हैं यूनिट्स में, और यूनिट को हम लोग और क्या बोलते हैं, बटालियन, ठीक है। और बटालियन को हेड कौन करते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर या फिर उनके इक्विवेलेंट रैंक। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर के इक्विवेलेंट रैंक कौन कौन सी होती है इन नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। तो हमारे ग्रुप्स कितने हो गए, ग्रुप्स डिवाइडेड हो गए 5 to 7 यूनिट्स में, और यूनिट फिर से सब डिवाइडेड होती हैं कंपनीज़ में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस यूनिट के अंदर इतने कॉलेजेस आते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर इतने स्कूल्स आते हैं। तो जो ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नंबर हैं, इन्हीं को हम लोग कंपनीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो होते हैं उसके कमांडर होते हैं ANO, डेट इज़ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। तो ANO की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो कोई भी कंपनी होती है उनको हेड करते हैं ANOs, और ANOs की रैंक जो होती है वो लेफ्टिनेंट से मेजर तक हो सकती है, लेफ्टिनेंट एंड मेजर, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा NCC हेडक्वार्टर्स आता है, ठीक है। NCC हेडक्वार्टर्स को जो हेड करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, जिनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। उसके बाद उनको 7 ऑफिसर्स लीड करते हैं, 7 ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं। उनमें से 2 हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, और हमारे 5 डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल होते हैं। उसके बाद हमारे डायरेक्टरेट 17 है, वो फिर से डिवाइडेड है किस में, ग्रुप्स में। जो ग्रुप्स हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं कर्नल। देन ग्रुप्स हमारे फिर से सब डिवाइडेड है 5 to 7 यूनिट्स में, जिनको हम बटालियन भी बोलते हैं। और यूनिट्स हमारी फिर सब डिवाइडेड है कंपनीज़ में, जिसको हम स्कूल या कॉलेज भी बोल सकते हैं, और इनके हेड होते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, डेट इज़ ANO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद आपकी बुक्स में जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं उन पर टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी बताए हैं, तो ये चेंज हो गया है। पहले हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप 95 थे आपकी पुरानी NCC हैंडबुक में, मगर आप दोबारा अगर DG की साइट पे जाके नोट करोगे तो वहाँ पे 96 ग्रुप हैं। तो आपके टोटल 17 डायरेक्टरेट्स 96 ग्रुप में डिवाइडेड है, और आपके फिर 96 ग्रुप हैं वो 814 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं। तो टोटल यूनिट्स कितनी है, 814, एंड टोटल ग्रुप्स है 96। फिर 814 में नेवी के अंडर जो यूनिट आती हैं वो है 69, एयरफोर्स की यूनिट्स आती हैं वो है 61, और आर्मी की यूनिट जो है वो 684 है। आर्मी की टोटल कितनी है, 684, जिसके अंदर आपकी बाकी सारे कोर्स भी आ जाते हैं, जैसे आर्मर्ड हो गया, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेडिकल, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट, RNV एंड गर्ल्स यूनिट। ये सबको मिला के आपके जो आर्मी की टोटल यूनिट है वो है 684। तो आपकी बुक में पहले जो ग्रुप्स हैं वो दिए हैं 95, फिर यूनिट दी थी आपकी 788, नेवल की दी थी 60, एयरफोर्स की 61 एंड आर्मी की 667। बट आप DG NCC की साइट पे जाके एक बार चेक करना, ये सब सारे नंबर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टरेट्स हैं उसमें और हेडक्वार्टर्स और ग्रुप हेडक्वार्टर्स ऐड हो चुके हैं, जिसके बाद वो टोटल हेडक्वार्टर्स कितने हो गए 96, एंड यूनिट्स कितनी हो गई 814, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर NCC स्ट्रक्चर।
तो आप इस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी बार डायरेक्टली स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि हेड कौन करता है, फिर असिस्ट कौन करता है, फिर डायरेक्टरेट किस में डिवाइडेड है। और ये बहुत बेसिक है क्योंकि आप सभी को पता है आपकी डायरेक्टरेट कौन सी है, आपकी यूनिट कौन सी है, आपके ग्रुप कौन से हैं, देन आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो या फिर किस कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो आप खुद से रिलेट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दे सकते हो। Now we are moving on to our next topic, that is Institutes for NCC Officer Training। तो ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको एनसीसी लोगो का बताया था कि उसमें ऊपर जो 2 डॉट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 2 डॉट्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंट होता है कि वो एनसीसी ऑफिसर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जो कि मेल के लिए, मेल एएनओस के लिए होता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैम्पटी, महाराष्ट्र में। सेकेंड इंस्टीट्यूट है हमारा एनसीसी कॉलेज फॉर वुमेन, ये किसके लिए है, फीमेल एएनओस के लिए है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कैम्पटी, महाराष्ट्र में, फॉर मेल एएनओस, एंड सेकेंड इज एनसीसी कॉलेज फॉर वुमेन, कहाँ पर है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, फॉर फीमेल एएनओस। एएनओ इज एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, कभी डायरेक्टली 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा कि कौन कौन से 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए, एएनओस की ट्रेनिंग के लिए, या फिर कभी डायरेक्टली आपको एनसीसी फ्लैग में या फिर एनसीसी लोगो में जो 2 डॉट्स हैं उसका सिग्निफिकेंस पूछ लेंगे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द डिविजन ऑफ एनसीसी। डिवीज़न क्यों? क्योंकि एनसीसी के अंदर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओपन से एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो आप अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सेम ट्रेनिंग तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो इसके लिए ही एनसीसी के डिविजन्स हैं। एनसीसी 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा सीनियर डिवीज़न, सेकेंड है हमारा जूनियर डिवीज़न, एंड दी थर्ड इज़ गर्ल्स डिवीज़न। चलो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है सीनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से कवर होते हैं, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ बोथ। स्कूल कैसे, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 10th में है और उसको सीनियर डिवीज़न की एनसीसी ज्वाइन करनी है तो वो 10th, 11th एंड 12th में अपने 3 इयर्स का एनसीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है। और कॉलेज में बेसिकली आपके मेनली कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं, तो कॉलेज के करिकुलम के हिसाब से भी 3 साल में आपकी एनसीसी कवर हो जाती है। और बाद में कोई ओपनली मास्टर्स में कोई एनसीसी को ओपनली ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बट इसकी मैक्सिमम एज क्या होती है, 26 ईयर्स। तो एनसीसी का जो एज ग्रुप है वो 15 से लेकर 26 ईयर्स तक होता है, मतलब 15 से पहले एंड 27 के बाद कोई भी स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि एनसीसी का ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है सीनियर डिवीज़न में, तो ये होता है हमारा 3 इयर्स का फॉर बोथ कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स। और एनसीसी जो डिवीज़न है, जो इसका सीनियर डिवीज़न है, इसमें कौन कौन से विंग आ जाते हैं, इसमें तीनों विंग आते हैं, एयर विंग, आर्मी विंग एंड लास्ट हमारा नेवी विंग। और आर्मी विंग के अंदर आपको पहले ही बताया था कौन कौन से कोर आते हैं, आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियरिंग, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेडिकल, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट्स और लास्ट में आरएनबी। तो ये सारे कोर हैं जो हमारे आर्मी विंग के अंडर आ जाते हैं। सेकंड हमारा डिवीज़न है एनसीसी का जूनियर डिवीज़न। तो जूनियर डिवीज़न में कौन से इंस्टीट्यूट कवर होते हैं, इसमें मिडिल स्कूलिंग आपकी आ जाती है, मतलब 9th-10th क्लास हो गई या 8th, 9th, 10th क्लास हो गई, तो उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, जूनियर डिवीज़न। इसका एज ग्रुप क्या होता है, 13 से लेकर 16 तक, और ये मेनली किसके लिए, बॉयज़ के लिए, जो स्कूल बॉयज़ हैं, मिडिल स्कूल बॉयज़, और इनकी एज लिमिट है 13 से लेकर 16 तक। 16 के बाद इनकी एज लिमिट और इनका एज ग्रुप किस में आ जाएगा, सीनियर डिवीज़न में। और इनका ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का होता है, 2 साल का। तो मोस्टली जो बॉयज़ हैं स्कूल्स के वो कब इस जो जूनियर डिवीज़न के एनसीसी को कब लेते हैं, 9th एंड 10th क्लास में। सो आवर नेक्स्ट डिवीज़न इज़ गर्ल्स डिवीज़न।
गर्ल्स डिवीज़न के अंदर हमारी बोथ सीनियर एंड जूनियर विंग आ जाते हैं। सीनियर विंग मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एंड जूनियर विंग मतलब जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं। इसमें इंस्टीट्यूट कौन कौन से आते हैं? स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, जैसा आपके बॉयज़ डिवीज़न में था सेम वैसा ही, मगर इसकी एज लिमिट क्या है? 13 से लेकर 26। 13 मतलब जो आपकी 9th-10th क्लासेस हो गई, और 26 तक आपकी इसकी लास्ट एज लिमिट है। तो आप स्कूल में या कॉलेज में दोनों में ही गर्ल्स डिवीज़न को ज्वाइन कर सकते हो। इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या हो जाएगा? कॉलेज में आपका इसका ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा, या फिर सीनियर विंग में इसका ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा, वो है 3 इयर्स का, और जूनियर विंग में इसका ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इयर्स का। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट गर्ल्स डिवीज़न। बाकी गर्ल्स डिवीज़न हमारी 2 कंपनीज़ में डिवाइडेड है मेनली। फर्स्ट कंपनी है हमारी सिग्नल, और सेकेंड है हमारी नर्सिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is डायरेक्टरेट्स ऑफ एनसीसी इन इंडिया। तो ये टॉपिक हम अपनी लास्ट वीडियो में प्लस प्रीवियस स्लाइड्स में भी कवर कर चुके हैं, जिसमें आई टोल्ड यू अबाउट दी 17 डायरेक्टरेट्स कि इंडिया 17 डायरेक्टरेट्स में डिवाइडेड है, 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स। और 17 ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो मिलाकर एक डायरेक्टरेट बनाती है। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ का, क्योंकि इसमें चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है एंड पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश आर स्टेट्स। तो अब हम इन डायरेक्टरेट्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मिलकर एक डायरेक्टरेट फॉर्म करती हैं। सो our first directorate is Andhra Pradesh and Telangana. The second directorate is बिहार एंड झारखंड, जिसको हम BNJ डायरेक्टरेट भी बोलते हैं। थर्ड दिल्ली, फोर्थ गुजरात डायरेक्टरेट, फिफ्थ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम JNK डायरेक्टरेट भी बोलते हैं। सिक्स्थ कर्नाटका एंड गोवा, सेवेंथ केरला एंड लक्षद्वीप, एट्थ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट, नाइन्थ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जिसको MP एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट भी बोलते हैं, एंड 10th NER डायरेक्टरेट, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलते हैं। देन 11th उड़ीसा डायरेक्टरेट, 12th पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, 13th राजस्थान, 14th तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार डायरेक्टरेट, 15th उत्तराखंड डायरेक्टरेट, 16th उत्तर प्रदेश और UP डायरेक्टरेट, और लास्ट है 17th वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट। तो दीज ऑल आर 17 डायरेक्टरेट्स। इसके आप थोड़े बहुत नाम याद रखना, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि 17 डायरेक्टरेट्स के नाम बताओ, बट अगर कोई भी डायरेक्टरेट आपको आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों ने मिलके या इन चारों स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने मिलके ये डायरेक्टरेट फॉर्म किए। Now we are moving on to our next topic, that is NCC staff and their full form. तो जो NCC को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उन सभी को हम लोग NCC स्टाफ बोलते हैं, चाहे वो फिर आपके PI स्टाफ हो गए, GCI मैम हो गई, ANOs हो गए, WTO हो गए, ROs हो गए, CGI हो गए, ये सारे हमारे किसके अंडर आ जाते हैं? NCC स्टाफ के अंदर। तो इसी NCC स्टाफ के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका वर्क फंक्शन क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस विंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं NCC स्टाफ के बारे में। पहले जो हमारे NCC स्टाफ के अंदर आते हैं डेट इज़ RO की फुल फॉर्म रेगुलर ऑफिसर। रेगुलर ऑफिसर हमारे तीनों सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। अगर वो नेवल यूनिट होगी तो नेवी ऑफिसर होंगे, एयरफोर्स यूनिट, एयरविंग यूनिट होगी तो एयरफोर्स के ऑफिसर होंगे, एंड देन आर्मी यूनिट होगी तो आर्मी ऑफिसर्स होंगे। मतलब इसमें तीनों विंग के ऑफिसर्स आ सकते हैं। तो हमारे रेगुलर ऑफिसर कौन कौन से होते हैं? फर्स्टली जो आपके डायरेक्टरेट को हेड करते हैं, डायरेक्टरेट को कमांड करते हैं, NCC डायरेक्टरेट को, वो किस रैंक के होते हैं? ब्रिगेडियर। ठीक है, तो ब्रिगेडियर जो हो गए, जो NCC डायरेक्टरेट के कमांडर हैं, वो रेगुलर ऑफिसर के अंदर आ जाते हैं। सेकंड, जो हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर को, NCC ग्रुप हेडक्वार्टर को हेड करते हैं, डेट इज़ द ऑफिसर ऑफ कर्नल, मेजर और इक्विवेलेंट रैंक। कर्नल, मेजर या इक्विवेलेंट रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं जो NCC ग्रुप हेडक्वार्टर को कमांड करते हैं, वो भी किसके अंदर आ गए? रेगुलर ऑफिसर के अंदर। तो रेगुलर ऑफिसर के अंदर कौन कौन आते हैं?
हमारे ब्रिगेडियर सर, देन कर्नल, मेजर और फिर इक्विवेलेंट रैंक के जो भी ऑफिसर हैं एयर या नेवल विंग के, वो हमारे सब रेगुलर ऑफिसर के अंदर आ जाते हैं। इनका वर्क फंक्शन क्या होता है? इनका वर्क फंक्शन होता है वो सारे काम को एडमिनिस्ट्रेट करना या फिर उस सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना जो भी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरेट के अंदर हो रहा है या फिर जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हो रहा है। अगर डायरेक्टरेट के अंदर है तो ब्रिगेडियर सर रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर यूनिट के अंदर है तो कर्नल सर, मेजर या फिर उनके इक्विवेलेंट रैंक के जो भी ऑफिसर हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर यूनिट में कोई ट्रेनिंग चल रही है, एनसीसी कैंप चल रहा है, कोई भी एनसीसी रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग हो रही है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो इन सब को सुपरवाइज कौन करते हैं? हमारे रेगुलर ऑफिसर। सेकंड है WTO या फिर WTLO, जिनको हम होल टाइम लेडी ऑफिसर भी बोलते हैं। तो होल टाइम लेडी ऑफिसर कौन होते हैं? आपने नोटिस किया होगा कभी अपने यूनिट में, तो हमेशा एक रेगुलर ऑफिसर के साथ या फिर कर्नल सर के साथ हमेशा एक लेडी ऑफिसर भी होती हैं। तो उन्हीं लेडी ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? होल टाइम लेडी ऑफिसर। इनका काम क्या होता है? या फिर कर्नल सर को या फिर रेगुलर ऑफिसर को एस्कॉर्ट करना या फिर उनके एब्सेंस में पूरे यूनिट के काम को सुपरवाइज करना। ये काम किसका होता है? होल टाइम लेडी ऑफिसर का। ये मेनली शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और इनका काम होता है यूनिट के सारे वर्क को सुपरवाइज करना। नेक्स्ट हमारी ANO, डेट इज एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मेनली हमारे कॉलेज एनसीसी या फिर स्कूल एनसीसी को कमांड करते हैं, और ये टीचर या फिर लेक्चरर्स होते हैं जो वॉलंटियरली एनसीसी को सर्विस देने के लिए वॉलंटियर करते हैं। तो जब ये वॉलंटियर करते हैं उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी जाती है 2 इंस्टीट्यूट्स में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारा पहला इंस्टीट्यूट है हमारा कैंपटी, जो कि कैंपटी में है, ठीक है, ये मेल ANOs के लिए है। एंड सेकंड है हमारा ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में है, ये फीमेल ANOs के लिए है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट में मेल एंड फीमेल ANOs को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट या फिर मेजर रैंक के साथ ये कॉलेज या स्कूल एनसीसी को कमांड करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ANO। Our next NCC staff is GCI, that is Girl Cadet Instructor। तो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि कैंप्स में जब भी कोई गर्ल्स से रिलेटेड कैंप होता है या फिर गर्ल्स किसी कैंप में होता है तो उनमें उनको GCI एस्कॉर्ट करती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो गर्ल्स बटालियन होती है वहाँ पे जो भी एक्टिविटी या जो भी कैंप हो रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, और सेकंड होता है कि अगर कोई गर्ल कैडेट किसी भी कैंप में या किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेती हैं तो GCI उनको एस्कॉर्ट करती हैं। तो ये दोनों हो गए मेन फंक्शन GCI के। नेक्स्ट इज PI स्टाफ, जिसको हम परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ भी बोलते हैं, और PI की फुल फॉर्म होती है परमानेंट इंस्ट्रक्टर। इनका फंक्शन क्या होता है? यूनिट में आपका CATC चल रहा है, डेट इज़ कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप चलता है, तो वहाँ पे ड्रिल ट्रेनिंग PI स्टाफ करवाते हैं। आपके कोई भी कैंप्स चल रहे हैं जो कि NCC ग्रुप हेडक्वार्टर में हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग PI स्टाफ देता है, ठीक है। कॉलेज में आपके वीकली क्लासेस होती हैं, वहाँ पे ड्रिल की और आपकी एकेडमिक्स की आपको ट्रेनिंग कौन देते हैं? PI स्टाफ देते हैं। तो ये जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं या फिर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। इनकी रैंक मेनली जो वेरी करती है वो होती है हवलदार या फिर सूबेदार। तो ये हो गए आपके PI स्टाफ। द नेक्स्ट NCC स्टाफ इज CGI, डेट इज़ सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइडिंग क्या होती है। ग्लाइडिंग एक फ्लाइंग स्पोर्ट्स होता है जिसमें हम लोग ग्लाइडर का यूज़ करते हैं। और ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर हमारा एक एयरक्राफ्ट होता है जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट के जैसा ही होता है, उसका फंक्शन सेम होता है, उसका कंट्रोल सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इसका अपना इंजन नहीं होता। इंजन नहीं होता का मतलब ये नेचुरल फोर्सेस पे चलता है, जैसे विंड हो गई, एयर हो गई, ठीक है, तो उस पर ये काम करता है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइडर। तो सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? NCC एयर विंग स्क्वाड्रन को ये लोग फ्लाइंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो जब भी आप किसी एयर विंग में देखें कि उनको फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है तो कौन देता है उनको? सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर और CGI। और लास्ट हमारे NCC स्टाफ हैं CS, डेट इज़ सिविलियन स्टाफ। तो इनके अलावा जो भी स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं CS या सिविलियन स्टाफ। So this was all about NCC staff and their full forms.
और याद रखिएगा, इनका फंक्शन जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म्स, क्योंकि लास्ट ईयर 20 सर्टिफिकेट में एएनओ की, जीसीआई एंड पीआई स्टाफ की फुल फॉर्म आई थी डायरेक्टली 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिए, उसके बाद इनके फंक्शंस को एक बार रिवाइज कर दीजिए। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट अगेन। आई होप कि आपको 2-3 बारी में तो ये याद हो ही जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू द फुल फॉर्म एंड देन फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एनसीसी स्टाफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग इन एनसीसी। ट्रेनिंग इन एनसीसी का मतलब, जब आप एनसीसी की 2 या 3 साल की ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हो तो कैसे एनसीसी आपको बदल देता है, कैसे आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक कैडेट तक, और कैसे आप एक वेल डिसिप्लिन्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द ट्रेनिंग इन एनसीसी इनकलकेट क्वालिटीज़। एनसीसी की ट्रेनिंग आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ इनकलकेट कर देती है अपनी एक्टिविटीज़ या ट्रेनिंग के दौरान। तो वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी है? पहली है हमारी नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज़म। नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज़म मतलब देशभक्ति की भावना। एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान जब आप डिफरेंट आर्मी या एयरफोर्स या फिर नेवी के कैंप्स अटेंड करते हो तो उसके दौरान, उसकी ट्रेनिंग के दौरान आपके अंदर खुद ब खुद देशभक्ति की भावना आ जाती है और आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तत्पर रहते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस इनकलकेट करना आपके अंदर, सेल्फलेस सर्विस की भावना। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जो कि अनुशासन होता है। तो एनसीसी आपको हर काम अनुशासन से करना सिखा देती है। नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट, या फिर जिसको हम ब्रदरहुड या फिर टीम वर्क भी बोल सकते हैं। तो जब आप मिलकर काम करते हो एनसीसी में, उसमें उसकी एक्टिविटीज़ में, तो आपको फाइनली रियलाइज़ होता है कि इंडिविजुअली वी आर ड्रॉप्स एंड टुगेदर वी कैन फॉर्म एन ओशन। मतलब एकता में बहुत शक्ति होती है, तो आपको टीम स्पिरिट की भावना आपके अंदर आ जाती है। द नेक्स्ट क्वालिटी इज़ लीडरशिप। आप नेतृत्व करना सीख जाते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, आप सबसे पहले नेतृत्व करोगे, किसी भी कार्य को करने से डरोगे नहीं। द नेक्स्ट क्वालिटी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट, डेट इज़ आत्मविश्वास, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीसी आपके अंदर आत्मविश्वास लाती है ताकि फ्यूचर में आप किसी भी साहसिक कार्य को करने से डरो ना। और लास्ट है कि एनसीसी आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करती है, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनसीसी गिव अ ट्रमेंडियस अपॉर्चुनिटी टू वन एंड ऑल फॉर बेटरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एनसीसी में आपको पहले ही मैंने सेकुलरिज्म के बारे में बताया था कि वो रिलीजन के बेसिस पे, किसी के धर्म के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो वैसे ही एनसीसी सारे कैडेट्स को मौका देती है उनके टैलेंट के बेसिस पर, ठीक है, उनकी काबिलियत के बेसिस पर, बिना इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किस कास्ट से, कौन से रिलीजन से हैं, कहाँ से हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है, उनकी आर्थिक अवस्था क्या है। इन सब को ध्यान में ना रखते हुए एनसीसी हर एक कैडेट को, हर एक कैडेट जो कि करना चाहता है एनसीसी में वॉलंटियर और जिसके अंदर वो काबिलियत है, उसको मौका देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन एम्स ऑफ एनसीसी द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लेड डाउन ट्रेनिंग सिलेबस फॉर द कैडेट्स। तो एनसीसी का सिलेबस इस हिसाब से फॉर्म हो रखा है, इस हिसाब से बना हुआ है कि जो एम है एनसीसी का, जो मेन मकसद है एनसीसी का कि उसको कैडेट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसके हिसाब से उसका पूरा सिलेबस, जो कि फिजिकल हो या एकेडमिक्स हो, उस तरह से फॉर्म किया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द syllabi of the junior division cadets cover a period of 2 years and for senior division it covers a period of 3 years। आपको पहले ही बताया था कि जो जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग की ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है एंड सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये इस हिसाब से दी जाती है कि आपका जो एकेडमिक्स है, जो जैसे आपकी कॉलेज 3 साल का होता है बेसिकली, और स्कूल आपके 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाए ताकि एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी एनसीसी ट्रेनिंग कवर हो सके और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग इन एनसीसी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इस ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे अभी। पहली जो एक्टिविटी है वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग
कैंप्स एंड अटैचमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग आ जाता है इसमें, कैंप आ जाते हैं, अटैचमेंट ट्रेनिंग जो आपके ओटी अटैचमेंट, आईएमए अटैचमेंट हो गया, देन नेवल विंग ट्रेनिंग और एयरफोर्स की जो अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वायु सैनिक कैंप हो गया या फिर नेवल विंग में नौसैनिक कैंप हो गया, तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में आ जाते हैं, सारे नेशनल कैंप, हर एक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जो भी सोशल सर्विस, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो या आपकी सेव वाटर ड्राइव हो या फिर आपकी क्लीनिनेस ड्राइव हो या फिर अभी कोविड के टाइम आपके जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी मदद करना हो, ये सारे आपके आ जाते हैं सोशल सर्विस में। थर्ड है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि रिपब्लिक डे कैंप के बाद आपको मौका मिलता है अपनी कंट्री को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करने का और काफ़ी कुछ नया सीखने का, तो उसमें आ जाता है आपका YEP। लास्ट है एडवेंचरस ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, जैसे कि आपके ट्रैकिंग कैंप हो गए या फिर आपके रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप हो गए या फिर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती है एडवेंचरस ट्रेनिंग कैंप के अंदर या फिर स्पोर्ट्स के अंदर। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम आगे पढ़ेंगे डीपली। नाउ we are moving on to the next topic, that is the detailed explanation of these training activities. So the first is institutional training. इंस्टीट्यूशन से आप क्या समझते हो? इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल एंड कॉलेजेस। तो वो ट्रेनिंग जो आपको आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में वीकली बेसिस पे दी जाती है, उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग किस पे डिपेंड करती है? ये टोटली डिपेंड करती है कि आप किस विंग से बिलोंग करते हो, क्योंकि अलग अलग विंग की अलग अलग बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो आपके विंग के अकॉर्डिंग, अगर आप आर्मी विंग से हो तो आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी, एयर एंड नेवी विंग से हो तो उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये वेरी करती है फ्रॉम विंग टू विंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी जाती है उस सर्विस की। जैसे आर्मी के हो, आर्मी विंग के हो तो आर्मी की आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, उस विंग के बारे में पूरा बताया जाएगा। देन डिफेंस से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाएगी। तो यही वेरी करता है एयर विंग में भी एंड नेवल विंग में भी। अगर आप आर्मी के हो तो सबसे बेसिक ट्रेनिंग आपको क्या दी जाएगी? ड्रिल, ठीक है। फायरिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मैप रीडिंग, और ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है बेसिक ट्रेनिंग में। किसकी? आर्मी विंग की। एयर विंग के हो तो सबसे बेसिक ट्रेनिंग है ग्लाइडिंग, पावर फ्लाइंग, और जो भी फ्लाइंग रिलेटेड एक्टिविटी है वो आपकी आ जाएगी एयर विंग बेसिक ट्रेनिंग में। थर्ड इज़ नेवल विंग। नेवल विंग में आपकी आ जाती है बोट पुलिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी नेवल विंग में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग आपको पीआई स्टाफ के द्वारा वीकली बेसिस पे आपको आपके कॉलेजेस में ही दिया जाता है, स्कूल एंड कॉलेज। नाउ मूविंग ऑन टू द कैंप ट्रेनिंग। कैंप ट्रेनिंग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एनसीसी ट्रेनिंग का। क्यों होता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी वेरी बेसिक, मगर कैंप ट्रेनिंग ऐसी होती है जहाँ पे सच में आप उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करते हो। आप कैंप में स्टे करते हो, वहाँ पे टीम में रहते हो। इससे आपके अंदर टीम वर्क की, कोलैबोरेशन की, लीडरशिप की एंड सम नेवर गिविंग अप क्वालिटीज़ जो है वो इनकलकेट हो जाती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 2 या 3 साल का, उसमें 2 कैंप्स करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कैंप होता है आपका CATC, जो कि कंपलसरी होता है सबके लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। और सेकंड होता है आपका कोई भी नेशनल कैंप, जिसको हम सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप भी बोल सकते हैं, डेट इज़ COC। तो इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ CATC, जिसको कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं या फिर ATC, एडवांस ट्रेनिंग कैंप भी बोलते हैं। तो CATC क्या है? ये सारे कैडेट्स के लिए कंपलसरी होता है और ये हर एक स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है, हर एक डायरेक्टरेट द्वारा उस स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है। और मेनली ये ग्रुप में कंडक्ट होता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि किसी ग्रुप का कभी और CATC होता है, किसी का कभी और होता है, तो उसमें टाइम पीरियड वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्नल सर पे या फिर जो मेजर हैं या कोई भी इक्विवेलेंट रैंक है, उन पे डिपेंड करता है कि कैंप ट्रेनिंग कब कंडक्ट कराई जा रही है। तो जो CATC होता है वो 10 या 12 दिन का होता है सीनियर विंग एंड सीनियर डिवीज़न के लिए,
और जूनियर विंग और जूनियर डिवीज़न के लिए आपका सिर्फ 10 दिन का होता है। और CATC के अंदर आपको वो सारी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, आपकी एकेडमिक्स क्लासेस हो गई या फिर आपकी फायरिंग की ट्रेनिंग हो गई, ये सारी ट्रेनिंग आपको 10 से 12 दिन के अंदर दी जाती है और ये कंपलसरी है, मतलब सारे कैडेट्स को इसको करना है, इसमें कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता। और CATC और ATC में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। पहले जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप थे वो एनुअली होते हैं और वो अलग अलग होते थे, लाइक JW के लिए अलग, JDs के लिए अलग, SW SDs के लिए अलग होते थे। मगर जैसे ही उस टाइम पे उसको कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते थे, कंबाइन नहीं लगा था। मगर जैसे ही कैंप को मिक्स कर दिया गया, JW JDs की ट्रेनिंग साथ में होने लगी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के कैंप साथ में होने लग गए, तब से इसको कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहा जाने लगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ATC क्या है एंड CATC क्या है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट कैंप इज़ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, जिसको हम लोग COC या फिर नेशनल कैंप्स भी बोलते हैं। नेशनल कैंप क्या होते हैं, जैसे आप वर्ड से ही पहचान रहे हो, सेंट्रल मतलब जो सेंटर है, सेंटर क्या है, NCC हेडक्वार्टर। तो DG NCC इन सारे कैंप को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और ये सारे कैंप ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं, मतलब इंडिया के सारी 17 डायरेक्टरेट इन कैंप में पार्टिसिपेट करती है। और DG NCC इनको कंडक्ट करवाते हैं किसके कोलैबोरेशन से, जहाँ पे जिस डायरेक्टरेट में ये कैंप कंडक्ट हो रहा है या फिर जो जो डायरेक्टरेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो DG NCC प्लस ऑल दी डायरेक्टरेट्स, इनको मिला के नेशनल कैंप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड कैंप की डेफिनेशन। उसके बाद सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड कैंप के अंदर कौन कौन से कैंप आते हैं, तो हमारा सबसे फर्स्ट कैंप है वो है लीडरशिप कैंप। तो सबसे पहले जानेंगे कि लीडरशिप कैंप क्या होते हैं। लीडरशिप कैंप वो कैंप्स होते हैं जिसमें उसको जो एक लीडर के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे उन लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनकलकेट करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो एडवांस लीडरशिप कैंप जो हैं वो 4 एडवांस लीडरशिप कैंप और 3 बेसिक लीडरशिप कैंप में डिवाइडेड हैं। तो एक साल में टोटल 7 कैंप्स होते हैं, 4 एडवांस लीडरशिप कैंप और 3 लीडरशिप कैंप। और लास्ट ईयर एडवांस लीडरशिप कैंप एक हुआ था आगरा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सेकंड कैंप है हमारा TSC, जिसको थल सैनिक कैंप भी बोल सकते हैं। तो थल सैनिक, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि थल मतलब ज़मीन, भूमि। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आर्मी विंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो TSC में क्या होता है, 2 कैंप कंडक्ट होते हैं हर एक साल में। एक होता है SD या फिर JDs के लिए, मतलब बॉयज़ डिवीज़न के लिए, और दूसरा होता है SW या फिर JW के लिए, मतलब गर्ल्स डिवीज़न के लिए। और इस कैंप में क्या होता है, पहले आपके कॉलेजेस से सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद डायरेक्टरेट के लेवल पे आपके 3 कैडर्स होते हैं। कैडर्स में आपको पूरी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है TSC की। उसके बाद आपके सिलेक्शन होते हैं और लास्ट में हर एक डायरेक्टरेट अपनी अपनी टीम लेके कहाँ पे रहती है, DG NCC में, जो कहाँ पे है, दिल्ली कैंट में है। तो दिल्ली कैंट में TSC कंडक्ट करवाया जाता है हर साल और ये 10 से 12 दिन का होता है, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैप रीडिंग होता है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है, फायरिंग होती है, ड्रिल होती है। तो ये जो कैंप है ये मेनली एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग ओरिएंटेड कैंप है जो कि 10 से 12 दिन का होता है। सारे डायरेक्टरेट 17 से 17 डायरेक्टरेट दिल्ली आती हैं, दिल्ली कैंट में, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं और इस तरह से TSC कंडक्ट करवाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थल सैनिक कैंप। द नेक्स्ट इज़ VSC को हम लोग वायु सैनिक कैंप बोलते हैं। तो वायु सैनिक, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वायु सैनिक किसके लिए बना है, एयर विंग के कैडेट्स के लिए। तो ये भी एक नेशनल कैंप है, इसमें सारी डायरेक्टरेट्स पार्टिसिपेट करती है। इसमें एयर विंग से रिलेटेड ड्रिल कंडक्ट होती है और फ्लाइंग एक्टिविटीज़ और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़, इसमें ग्लाइडिंग एंड ये सब इंक्लूड होता है। तो ये भी 10 से 12 दिन का होता है और ये मोस्टली अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, वायु सैनिक कैंप। और लास्ट ईयर ये हुआ था राजस्थान, जोधपुर में। उसके बाद आता है हमारा NSC, जिसको हम नौसैनिक कैंप भी बोलते हैं। तो नौसैनिक, आपको इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि नौसैनिक मतलब नेवल विंग कैडेट्स के लिए है। तो नेवल विंग कैडेट्स के लिए
ये कैंप कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है? बोट पुलिंग हो गया, ठीक है, बोट पुलिंग। सेकंड हो गया रिगाटा, रिगाटा को हम लोग बोट रेस भी बोलते हैं, जिसमें बोट की रेसेस होती हैं। और थर्ड हो गया सेलिंग, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स नौसैनिक कैंप के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये भी 10 से 12 दिन का होता है। और इसमें भी ऑल इंडिया के कैडेट्स, मतलब सारी 17 डायरेक्टरेट्स अपनी टीम लेके आती है और फिर compete करते हैं ये नौसैनिक कैंप में। सो दिस वाज ऑल अबाउट नौसैनिक कैंप। इसके बाद आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग कैंप्स, और इसको बोल सकते हैं हम लोग रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप। तो रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है रॉक क्लाइंबिंग की कैडेट्स को, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कैडेट्स के अंदर एडवेंचर की स्पिरिट डेवलप करी जाती है कि कैसे वो किसी भी साहसिक कार्य को बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के कर सकें। तो मोस्टली इसमें रॉक क्लाइंबिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है? हिल स्टेशंस पे, हिली एरिया पे कंडक्ट करवाया जाता है। और लास्ट ईयर ये कंडक्ट कराया गया था पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड का पार्ट है। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लास्ट ईयर RCTC रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप हुआ था। द नेक्स्ट वन इज़ NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसको हम लोग EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बोलते हैं। इस कैंप का मेन मोटिव है सारे कैडेट्स में जो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, उन सब में जो कल्चरल गैप होता है कि हाँ उस डायरेक्टरेट का अलग कल्चर है, यहाँ का अलग कल्चर है, उस कल्चरल गैप को कम करना, उस कल्चरल गैप को रिड्यूस करना। और ये मोस्टली ऐसे रीजन्स में कराया जाता है जो थोड़े रिमोट एरियाज़ हैं। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ, लास्ट ईयर EBSB हुआ था एक सिलचर में, एक EBSB हुआ था दिल्ली में, और थर्ड EBSB हुआ था हमारा सिक्किम में। तो EBSB किससे रिलेट करता है? कल्चरल कैंप से। और इसका मोटिव क्या है? कल्चरल गैप को रिड्यूस करना। सो द नेक्स्ट इज SNIC, दैट इज़ द स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। स्पेशल क्यों लगाया गया है इसके पीछे? ये भी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, ये भी EBSB की तरह होता है, और इसमें भी कल्चरल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है और कल्चरल के गैप को कम किया जाता है। मगर स्पेशल इसलिए लगाया है क्योंकि और ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में होता है, जैसे लेह, श्रीनगर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसको हम NER भी बोलते हैं, और पोर्ट ब्लेयर। तो इन सब रीजन्स में स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स होता है, और इसका मोटिव भी वही है कि कैडेट्स में, अलग अलग रीजन के कैडेट्स में कल्चरल गैप को कम किया जाए। सो द नेक्स्ट वन इज़ RDC, दैट इज़ रिपब्लिक डे कैंप एंड प्राइम मिनिस्टर रैली, दैट इज़ PM रैली। तो रिपब्लिक डे कैंप आप सभी को पता है कि एक प्रेस्टीजियस कैंप के नाम से रिपब्लिक डे कैंप को माना जाता है। रिपब्लिक डे कैंप की सिलेक्शंस जो है वो पहले कॉलेजेस से होते हैं, फिर यूनिट से होते हैं, देन ग्रुप होता है IBC इंटर बटालियन कंपटीशन, देन IGC इंटर ग्रुप कंपटीशन। उसके बाद डायरेक्टरेट के अकॉर्डिंग कैडर्स होते हैं, और कैडर वेरी करते हैं क्योंकि हर डायरेक्टरेट के अपने नंबर ऑफ़ कैडर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी कैडर्स हैं वो होते हैं। लास्ट में हमारा लॉन्च कैडर होता है जिसमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैडेट्स को। एंड देन फाइनली 30 दिसंबर से 30 जनवरी तक 32 डेज़ का ये रिपब्लिक डे कैंप होता है। अंदर जो आपके राजपथ जो चलते हैं कैडेट्स, NCC कैडेट्स, उनका सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया बेसिस पे। सेकंड, ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर का सिलेक्शन होता है। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर रैली जो 28 जनवरी को होती है, इसमें डिफरेंट डायरेक्टरेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ड्रिल की प्रैक्टिस कराई जाती है। फोर्थ, कल्चरल्स इसमें होते हैं, डिफरेंट डायरेक्टरेट्स के कल्चरल आते हैं DG NCC में, और वहाँ पर आपस में compete करते हैं। देन ऑल इंडिया बेसिस पे इनकी टीम सेलेक्ट होती है और इनकी रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट, बेस्ट कैडेट कंपटीशन होते हैं आर्मी, नेवी एंड एयर विंग के, और ऑल इंडिया बेसिस पे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, RNV में हॉर्स शो होता है। एंड लास्ट, फ्लैग एरिया कंपटीशन जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन और फ्लैग एरिया मेकिंग। फ्लैग एरिया क्या होता है? इसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि कोई भी आपने पेपर पे पोस्टर बनाया, उसी सेम पोस्टर को हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग
उसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर में दिखाना है, जो कि चिप्स की हेल्प से किया जाता है। तो इसका कंपटीशन भी होता है ऑल इंडिया बेसिस पे। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिशन्स जो कि आरडीसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रैली, डेट इज़ पीएम रैली। पीएम रैली भी एक अलग इवेंट है जो 28 जनवरी को होता है, और पीएम रैली के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। इसमें से फर्स्ट है ऑल इंडिया कल्चरल शो, जिसमें पूरे इंडिया में से कल्चरल के बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, देन वो फाइनली प्राइम मिनिस्टर रैली कल्चरल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ पैरासेलिंग। पैरासेलिंग आपने देखा होगा, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर रैली डेट इज़ 28 जनवरी को ही कंडक्ट करवाया जाता है। पैरा स्लिदरिंग, जिसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी पीएम रैली में कंडक्ट होता है। देन ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर भी पीएम रैली में परफॉर्म होता है। वाईपी कैडेट्स ड्रिल परफॉर्म करते हैं। ऑल इंडिया के जो डायरेक्टरेट्स हैं वो अपने अपने कंटीजेंट में ड्रिल परफॉर्म करते हैं, और लास्ट में हॉर्स शो होता है। तो जो रिपब्लिक डे कैंप है वो डीजीएनसीसी में कंडक्ट करवाया जाता है, और रिपब्लिक डे कैंप का इनॉग्रेशन होता है वो दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनॉग्रेशन कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी कैंप में डिफरेंट विजिट्स होती हैं। तो वो विज़िट किस किस की होती है? रक्षा मंत्री की, उसके बाद राज्य रक्षा मंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और जो तीनों सर्विसेज के हमारे चीफ्स होते हैं एंड अदर डिग्निटरीज। तो इन सब की विज़िट होती है रिपब्लिक डे कैंप में। और कैंप के दौरान ही हमारे कल्चरल शोज़ होते हैं, कल्चरल के अलग कंपटीशन होते हैं, हॉर्स शो होते हैं। इनको भी जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज़ हैं वो विज़िट करते हैं। और लास्ट में जो कैंप को टर्मिनेट करा जाता है, ख़त्म किया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली से करा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर रैली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कब होती है? 28 जनवरी को होती है। और ये कैंप टोटल होता है 32 डेज़ का। तो ये सब हो गया रिपब्लिक डे कैंप के बारे में और पीएम रैली के बारे में, डेट इज़ प्राइम मिनिस्टर रैली। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर्मी अटैचमेंट ट्रेनिंग। अटैचमेंट ट्रेनिंग, इसमें जो आर्मी एनसीसी के कैडेट्स होते हैं उनको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो हमारे रेगुलर सर्विस यूनिट हैं उनके साथ जाकर उनके साथ काम करने का, उनके साथ रहने का, और उनसे क्वालिटीज़ अपने अंदर इनकलकेट करने का मौका मिलता है। किसके थ्रू? अटैचमेंट ट्रेनिंग के थ्रू। तो हर साल कुछ नंबर ऑफ़ कैडेट्स, बॉयज़ में भी और गर्ल्स कैडेट भी, आर्मी अटैचमेंट ट्रेनिंग में इनको भेजा जाता है। तो अटैचमेंट ट्रेनिंग कैसे? अटैचमेंट मतलब जो हमारी रेगुलर सर्विसेज है, जहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोई भी हमारे रेजिमेंटल सेंटर हो गया, या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए हो गया, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए हो गया। तो यहाँ पे कैडेट्स को भेजा जाता है, वो 2 वीक्स तक रहते हैं और सारी एक्टिविटीज़ जो जो एक आर्मी पर्सन करता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सीखते हैं। तो इस प्रकार कैडेट्स को आर्मी लाइफ के बारे में, आर्मी ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। और इन एकेडमी अटैचमेंट जो गर्ल्स के लिए होता है, और आईएमए अटैचमेंट होता है जो बॉयज़ के लिए होता है। ओटीए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, और आईएमए अटैचमेंट होता है बॉयज़ के लिए। तो ये होता है हमारा अटैचमेंट ट्रेनिंग, और ये अटैचमेंट ट्रेनिंग कितने वीक्स की होती है? 2 वीक्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अटैचमेंट ट्रेनिंग। इसके बाद आती है नेवल विंग एक्टिविटीज़। तो नेवल विंग मतलब जो हमारी नौसेना है, जो एनसीसी की नौसेना है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो नेवल विंग का सिलेबस पता है हमें, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस विंग में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? इसमें सी ट्रेनिंग होती है। सी ट्रेनिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं सीमैनशिप, नेविगेशन, जिसमें रास्ता ढूंढना होता है, ठीक है, पता लगाना पड़ता है। कम्युनिकेशन, आप सी में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। गनरी, गनरी का मतलब होता है द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरेशन एंड फायरिंग ऑफ हैवी गन्स। तो फायरिंग ऑफ हैवी गन्स या फिर उनका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ये सिखाया जाता है गनरी में। डैमेज कंट्रोल एंड शिप, उसके अलावा स्विमिंग्स उनको सिखाई जाती है, ठीक है। स्कूबा डाइविंग आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसको लगा के सी में डाइव करना होता है विंग्स के साथ, तो इसको बोलते हैं हम स्कूबा डाइविंग। एंड विंड सर्फिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो नेवल विंग कैडेट्स को सी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उनको पढ़ाए जाते हैं
मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, गनरी, डैमेज कंट्रोल एंड शिप सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं नेवल विंग एक्टिविटीज़ के अंदर। जो नेवल विंग के कैडेट्स होंगे उनको थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके BNC सर्टिफिकेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ एयर विंग एक्टिविटी। एयर विंग जो हमारी वायुसेना के कैडेट्स के लिए एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? ग्लाइडिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लाइडर्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं, बस उसका अपना इंजन नहीं होता, तो इनको ग्लाइडिंग कराई जाती है एयर विंग वालों को। सेकंड है माइक्रोलाइट फ्लाइंग। अब माइक्रोलाइट फ्लाइंग क्या होता है? माइक्रोलाइट फ्लाइंग को हम लोग अल्ट्रालाइट फ्लाइंग भी बोलते हैं। ये माइक्रोलाइट फ्लाइंग इज़ एन एक्टिविटी वेयर you act as a pilot and you pilot a lightweight aircraft। जहाँ पर माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, तो बहुत ही लाइट वेट, तो जहाँ पे आप एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो, उड़ाते हो, ठीक है। और ये मोस्टली कितने सीटेड होता है? ये 2 सीटेड होता है, इसमें 1 से 2 लोग तक बैठ सकते हैं। तो ये होता है हमारा माइक्रोलाइट फ्लाइंग। और अटैचमेंट ट्रेनिंग, जैसे आर्मी अटैचमेंट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो NCC ने सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट का टॉपिक क्यों लिया? ताकि वो अपने कैडेट्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इम्बाइब कर सके, इनकलकेट कर सके, जो इन्हीं एक्टिविटीज़ से, जो सोशल सर्विस करने से आ सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? तो सबसे पहला है सेल्फलेस सर्विस की स्पिरिट। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ भाव से आप जब किसी की मदद करते हो, आपको रिटर्न में उनसे कुछ नहीं चाहिए, तो यह वो स्पिरिट होती है जो कैडेट्स के अंदर सोशल सर्विस करने से आ जाती है। तो फर्स्ट हो गया हमारा सेल्फलेस सर्विस। सेकंड है डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसको हम हिंदी में श्रम की गरिमा भी बोलते हैं। तो जब भी कोई NCC कैडेट या जब भी कोई इंसान सोशल सर्विस करता है, दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, और सारे ऐसे काम करता है जो हमेशा ऐसा माना जाता है कि कुछ जातियां ही करती हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस करते हैं हमारी सोसाइटी के, तो ये सारे काम करने से उनको ये रियलाइज़ होता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग होता है। तो हर एक काम रिस्पेक्टफुल होता है, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए हर काम की। इट मीन्स ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली। तो इसको बोलते हैं हम डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद खुद ही करो। तो जब NCC कैडेट्स देखेंगे या फिर जब कैडेट्स देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। कभी भी वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि जब कोई आएगा मेरी मदद करेगा तभी इसका सल्यूशन निकलेगा। वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जब हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, अपने नेचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कितना हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं, कौन कौन से सल्यूशंस हैं जो चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट की कंडीशन सुधर सकती है। तो यही वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे एक NCC कैडेट अवेयर होगा अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, और उसको पता चलेगा कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और क्यों ज़रूरी है कंजर्व करना इन्वायरमेंट को। द नेक्स्ट इज़ टू अपलिफ्ट वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज में अभी भी ऐसे सेक्शंस हैं, अभी भी ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं या फिर उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनमें इतना अवेयरनेस लेवल नहीं है। तो NCC कैडेट्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसे ऐसी जगहों पर रीच आउट करते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं और उन लोगों को अवेयर करते हैं, चाहे वो फिर इन्वायरमेंट के प्रति हो या चाहे फिर रूढ़िवादी सोच के प्रति हो कि वो गलत है, या फिर उनको एडुकेट करने के प्रति हो। तो ये वे सारी क्वालिटीज़ हैं जो सोशल सर्विस NCC कैडेट के अंदर उत्पन्न करते हैं, इम्बाइब करते हैं। ये तो हो गई क्वालिटीज़ की बात। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड अंडर सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो पहला हमारा हो गया ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन
कॉलेजेस में और स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है, कभी कभी यूनिट्स होती हैं वो कंडक्ट करवाती है। तो ट्री प्लांटेशन के अंदर एनसीसी कैडेट्स अपने ही घरों से सैपलिंग्स लाते हैं, छोटे छोटे पौधे, और उसको वो अलग अलग जगहों पर जहाँ पे पेड़ों की कमी है, जहाँ पे हमारे कैनोपीज कम है, वहाँ पे उसको लगा देते हैं और खुद ही बाद में उसका ख्याल रखते हैं, उसको पानी देकर और बाकी सारी चीज़ें करके। तो इसी को बोलते हैं हम ट्री प्लांटेशन। नेक्स्ट इज ब्लड डोनेशन। एनसीसी कैडेट्स द्वारा जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब हॉस्पिटल्स को या फिर रेड क्रॉस सोसाइटीज़ को बताया जाता है कि रिक्वायरमेंट उनको ब्लड की, तो एनसीसी कैडेट्स वॉलंटियरली, जिसका हीमोग्लोबिन एवरेज होता है, सही होता है, हमारा एवरेज हीमोग्लोबिन क्या है 12, तो जब किसी एनसीसी कैडेट का हीमोग्लोबिन सही होता है वो वॉलंटियरली जाके ब्लड डोनेट करता है टू हेल्प the hospitals and other societies or other organization like Red Cross। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट इज ओल्ड एज होम। हमारे देश में बहुत सारे ओल्ड एज होम है जहाँ पे ऐसे माता पिता रहते हैं जिनको या तो जिनका कोई घर नहीं होता या तो फिर जिनके बच्चों द्वारा उनको निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर उनकी सेवा करी जाती है। तो एनसीसी कैडेट्स भी जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं। तो ये वह सारी चीज़ें हैं जिनसे उनको एहसास नहीं होता कि वो अकेले हैं। तो एनसीसी कैडेट्स टाइम टू टाइम ऐसे ओल्ड एज होम में और उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनके लिए क्लोथ्स ले गए या फिर ईटेबल्स ले गए, ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती रहती हैं। नेक्स्ट इज़ एडल्ट एजुकेशन। एनसीसी कैडेट्स बहुत सारे रिमोट एरियाज़, जो पिछड़े इलाके हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। किसके लिए? कि ज्ञान कितना ज़रूरी है, एडुकेट होना कितना ज़रूरी है। तो ये लोगों को अवेयर करते हैं वहाँ जाके। साथ ही साथ बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम करवाती हैं, उनके साथ जाकर इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करा के एक सक्सेसफुल एंडिंग की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटीज़ हमें पता है अर्बन, रूरल, शहरी होती है और गांव में होती है। तो कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हर साल होते रहते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स जाते हैं विलेजेस में या फिर रूरल अर्बन एरियाज़ में, और वहाँ पर जो भी उनकी जो क्लीनिनेस होती है या फिर स्ट्रीट क्लीन करना हो, रोडों को क्लीन करना हो, सैनिटेशन ड्राइव हो, इसमें जाकर उनकी मदद करते हैं, कम्युनिटीज़ की मदद करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिज़ास्टर रिलीफ। आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आर एनसीसी सिलेबस इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जब डिज़ास्टर आए तो उसको कैसे मैनेज करा जाए या फिर उसको कैसे प्रिवेंट करा जाए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एनसीसी कैडेट्स के सिलेबस में ये ऑलरेडी है, तो उनको ये सिखाया जाता है। और ये इम्प्लीमेंट कहाँ जाकर होता है? जब डिज़ास्टर रिलीफ में एनसीसी कैडेट विज़िट करते हैं, तो वहाँ जाते हैं वो, और बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मदद करते हैं जाके वहाँ पे। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज़ कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम एनसीसी कैडेट्स बहुत सारे इलाकों में या शहरों में जाके लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हैं, क्योंकि अभी भी ये मान्यता है बहुत सारी जगहों पर कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, मगर वो जाके लोगों को बताते हैं कि इसका इलाज पॉसिबल है और इससे कैसे बचा जा सकता है, किस स्टेज पे इसको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एनसीसी कैडेट्स जाके बताते हैं लोगों को, उनको जागरूक करते हैं, और इस प्रकार वो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में अपना योगदान देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट social service and community development. Now moving on to YEP, that is Youth Exchange Program. तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को हम कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज ऑफ कैडेट्स भी बोलते हैं। वाई एक्सचेंज ऑफ कैडेट्स? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री के कैडेट्स दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कैडेट्स। ये किस किस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में? तो या तो वो ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी हो या तो फिर कोई अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। और ये किस कंट्री के बीच में होता है? जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। तो वाईपी के अंदर
कैडेट्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी कंट्री को फॉरेन कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करने की। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि होस्ट कंट्री कंडक्ट करवाती हैं, और इन एक्टिविटीज़ में बाकी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं बाकी कंट्रीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में जो रिपब्लिक डे कैंप होता है उसी टाइम पे वाईपी कैडेट्स भी इंडिया में विज़िट करते हैं। तो रिपब्लिक डे कैंप में जो कल्चरल नाइट्स होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसमें वाईपी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कंट्री के जो कल्चरल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। द नेक्स्ट इज़ पीएम रैली। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि प्राइम मिनिस्टर रैली में वाईपी का भी अपना एक कंटिजेंट होता है, तो वो पीएम रैली के ड्रिल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, इसके फ़ायदे क्या हैं, वाईपी के बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले, यू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। सेकेंड, ये सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, उनको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब आप किसी कंट्री में, अदर कंट्री में विज़िट करोगे, आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, वहाँ के सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। सेकेंडली, जब आप विज़िट करते हो बाकी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे आप मॉन्यूमेंट्स देखते हो, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हो, तो यहाँ से आपके हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, और ये कैडेट्स को बहुत ज़्यादा जागरूक कर देता है दूसरी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, उनके सोशल और जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बारे में। तो इंडिया जो एनसीसी है, एनसीसी के अंदर जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हमारी कंट्री में 11 कंट्रीज़ और आती हैं। तो वो 11 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, इसके नाम हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ सिंगापुर, सेकेंड इज़ वियतनाम, देन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड द लास्ट इज़ नेवल क्रूज़। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जिनका वाईपी प्रोग्राम इंडिया। So, this was all about YP. Now moving on to the next topic and the last topic, that is adventure training and sports. तो मैंने आपको बताया था कि एनसीसी बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाती रहती है टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इनटू कैडेट्स। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं। तो पहली है हमारी सुब्रोतो कप, जो कि फ़ुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट वन इज़ सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट, इसमें एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड इज़ जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप टूर्नामेंट, ये हॉकी से रिलेटेड है और इसमें भी एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड इज़ मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप, जो ऑल इंडिया बेसिस पे होती है और हर साल होती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया से 17 डायरेक्टरेट से कैडेट इस शूटिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एनसीसी बहुत सारे कैंप्स कंडक्ट करवाती है जो एडवेंचर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें से फर्स्ट आ गया हमारा माउंटेनियरिंग, जिसमें आरसीटीसी रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप आता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैकिंग कैंप, जो कि सिक्किम में, और 2-3 ट्रैकिंग कैंप एक साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, देन पैराशूट सेलिंग, जिसको हम पैरासेलिंग भी कहते हैं, और पैरा कोर्सेस, जिसमें पैरास्लेडिंग आ गया, पैरासेलिंग आ गया एंड पैराग्लाइडिंग आ गया। तो ये सारे कोर्सेज भी एनसीसी द्वारा करवाए जाते हैं। और पैरास्लेडिंग आपको पता है जो पीएम रैली में भी परफॉर्म हुआ था। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट सफारी एंड वाइट वाटर राफ्टिंग। वाइट वाटर राफ्टिंग ये नेवल कैडेट्स के लिए करवाया जाता है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट में आ सकता है कि कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, उनके नाम बताइए। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, तो आप भी इसके पॉइंट्स याद रखिएगा और डायरेक्टली इसको इलेबोरेट करके उसमें लिख दीजिएगा। So here our video ends. This was all about the video, and I will be continuing the last topic of this chapter in my next video. So if you like the video, please share it among your NCC mates and do hit the like button and subscribe button with the bell icon for future notification. Jai Hind.